राघव के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ अब दिव्या के सहकर्मियों को खटकने लगी थी। सुरभि, नेहा, इन दो खास सहेलियों को छोड़कर सीनियर लेक्चरर उसके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगी। यही नहीं, छात्राओं को अपने अनुशासन की डोर में रखने वाली दिव्या की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। कभी शाम को जब राघव की कार कॉलेज गेट पर रुकती तो हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं में आंखों ही आंखों में इशारे करना तो दिव्या बहुत बार देख चुकी थी। छोटी उम्र में ही वार्डन का पद मिलने से बहुत सी लेक्चरर तो पहले ही दिव्या से जलन रखने लगी थी। अब अविवाहित और युवा दिव्या की राघव से दोस्ती सबको आलोचना का नया विषय दे दिया था। अब वह सबकी नज़रों में आ गई थी। पूरे स्टाफ रूम में उठते बैठते विशेष दिव्या के चर्चे होते थे। अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के चरित्र की आचार संहिता और नियम कुछ खास होते हैं। अक्सर स्टाफ रूम में इन्हीं की चर्चा होने लगी थी। जैसे स्कूल या कॉलेज में काम करने वाली महिला टीचर्स और लेक्चरर को कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए आदि। एक दिन कुछ ऐसे ही रिसेस में जब सभी स्टाफ रूम में बैठे थे, ऐसे ही चर्चा चलने लगी। शांत और धैर्यशाली दिव्या को क्रोध आ गया। मिसेस वर्मा के किसी कटाक्ष पर वह आवेश में आ गई और बोली, प्रत्येक इंसान का जीवन एक अभेद्य किला होता है, उस पर आक्रमण करने का किसी को हक नहीं होता। हम सभी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हमें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इस पर एक लेक्चरर बोली, भाई हम तो अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने वाले हैं, उन्हें भटकाने वाले नहीं। हमसे तो कॉलेज में यह अनाचार बर्दाश्त नहीं होता। ये सुनकर दिव्या गुस्से से कांपने लगी। सुर भी उसे हाथ पकड़कर स्टाफ रूम से बाहर ले आई। बोली, दिव्या तुम भी इनकी बातों में आ गई। दिव्या रो पड़ी। सुरभि, मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया, फिर मेरा चरित्र इनके निशाने पर रहता है। उस दिन के बाद दिव्या ने स्टाफ रूम में जाना ही छोड़ दिया। अपने बंगले में जाकर मालती के हाथ का गर्म नाश्ता करने लगी। 1 महीने के बाद निधि के शादी का मुहूर्त निकला। दिव्या से माँ ने बिना कोई सलाह मशवरा किए इंदौर आने की टिकट बुक करवा डाली और बड़े ही गर्व से अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए कहने लगी, जब शादी इंदौर होनी है तो यहाँ समय क्यों बर्बाद किया जाए। सारी खरीदारी भी वहीं इंदौर से हो जाएगी और दिव्या के बंगले से शादी भी होनी ही है। माँ ने दिव्या को खबर मात्र दी। दिव्या हैरान हो गई। अब राघव को क्या कहेगी। सप्ताह के अंत में एक बार तो वह उसके घर आता ही है। वह असमंजस में पड़ गई। परिवार वालों से राघव का परिचय क्या कहकर देगी। वह बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई। लेक्चर देते समय भी घबरा जाती। कभी कभी लेक्चर के दौरान कुछ भूलने लगती। उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उसकी घबराहट देखकर युवा छात्राओं के चेहरों पर भी मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि पहले दिव्या जब लेक्चर देती तो उसे किसी किताब या पेपर साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। वह एक धारा प्रभाव में इतने प्रभावशाली तरीके से पढ़ाती और छात्राएं मंत्रमुग्ध होकर सुनती थी। सारा विषय उन्हें स्पष्ट हो जाता। अब उसके पढ़ाने में वो बात नहीं रह गई थी। उसने सुरभि को सारी परेशानी बताई। यदि राघव को आने से मना करती है तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। दूसरी ओर परिवार को तो आने से रोक नहीं सकती थी। दिव्या बहुत ही उलझन में थी। आखिर सुरभि ने ही उसे सुझाया कि राघव को किसी सहेली का संबंधी बताकर परिचय करवा देना। समय बीतता जा रहा था। एक ओर कुआं तो दूसरी ओर खाई थी। आखिर माँ सबको लेकर इंदौर आ पहुंची। सुरभि के पास गाड़ी थी और वह अच्छी चालक भी थी। दिव्या उसे साथ लेकर स्टेशन से सबको ले आई। माँ ने आते ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। पिता के चेहरे पर भी दिव्या के बंगले को देख गर्व से खुशी आ गई। दिव्या ने मालती को सबके लिए रहने सोने का इंतज़ाम करने का आदेश दिया और स्वयं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। माँ बोली, ये क्या दिव्या, आज तो छुट्टी ले लेती। तूने तो आज तक कुछ पूछा तक नहीं कि कैसा लड़का है, किस नौकरी में है, क्या तैयारी करनी है।
अब दिव्या के मन में जो ज्वालामुखी धधक रहा था वो फट गया। उसने भी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर ताना कसते हुए कहा, माँ, जब आप सबने मेरी सलाह के बिना सब कुछ तय कर ही लिया तो अब पूछने और बताने को अब क्या रह गया है। आलोकनाथ जी भी वहीं बैठे थे। माँ बेटी का वाक युद्ध सुन रहे थे। बोले, दिव्या की माँ, दिव्या सही कह रही है। कायदे से विवाह तो पहले दिव्या का होना चाहिए था। हमने दिव्या से पूछे बिना पहले निधि का ही रिश्ता तय कर दिया। कम से कम दिव्या की विवाह करने की इच्छा तो पूछनी थी। माँ भड़क गई। आप तो शुरू से ही घर की परेशानियों से दूर भागते रहे हो। मैं ही हूँ जो किसी तरह घर चलाती रही। दिव्या का ब्याह कर देते तो घर का गुजारा कैसे चलता, ये कभी सोचा आपने? ये सुन आलोकनाथ अनमने से होकर उठकर अंदर चले गए। मन में सोचने लगे, वास्तव में मैंने बेटियों के लिए कुछ प्रयास किया ही कहाँ। वह तो दिव्या समझदार और प्रतिभावान थी। उसने ही परिवार को संभाल लिया। दिव्या के लिए मन दर्द से भर उठा। निधि और जया बड़े उत्साह से पूरे बंगले का मुआयना करने लगी थी। मालती जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने लगी, परंतु दिव्या ऐसे ही निकल गई। मालती को माँ पर गुस्सा आने लगा। मालती दिव्या पर जान छिड़कती थी। उसे अपनी दिव्या मैडम पर बड़ा गर्व था। कॉलेज में 3 दिन की छुट्टी थी। जया को आलोकनाथ जी के पास छोड़कर दिव्या, माँ और निधि को लेकर विवाह की शॉपिंग के लिए निकल गई। सोना आसमान छू रहा था। माँ ने अपने गहनों से कुछ गहने निधि के लिए निकाल दिए। बस होने वाले दामाद के लिए अंगूठी ली गई। दिव्या ने अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकलवा लिए थे। ऐसे मौके पर सुरभि अपनी दोस्ती खूब निभाई। दिव्या को बताए बिना कुछ महंगी चीज़ें गिफ्ट में देने के लिए खरीद कर रखी थी। उसे पता था कि स्वाभिमानी दिव्या कभी इतने महंगे गिफ्ट में नहीं स्वीकार करेगी। पूरे स्टाफ की ओर से भी उपहार दिए जाने की योजना थी। पूरे कॉलेज में एक ही बात की चर्चा थी कि दिव्या के अविवाहित होते हुए छोटी बहन का विवाह हो रहा है। कुछ लोग इसे दिव्या का त्याग और बड़प्पन मान रहे थे, तो कुछ राघव को इसका कारण बता रहे थे। ये सब इतनी जल्दी घटित हो रही थी कि दिव्या को कुछ सोचने समझने का समय नहीं मिल पा रहा था। अभी तो कॉलेज के सारे क्लर्क और प्यून दिव्या की बहन के विवाह में बहुत ही सहायता कर रहे थे। दिव्या ने राघव को फ़ोन भी किया, पर उसने उठाया ही नहीं। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। रविवार का दिन था। अचानक राघव आ गया। दिव्या के परिवार को देखकर वह हैरान सा हो गया। दिव्या घबराते हुए माँ और पिताजी को राघव का परिचय देते हुए बोली, ये राघव है, मेरी सहेली के भाई हैं। इंदौर में ही रहते हैं। मेरी सहेली के घर आते हैं, तब कभी कभी इधर भी आ जाते हैं। ये सुनकर राघव का दिल बुझ सा गया। दिव्या चाय नाश्ते के लिए मालती को समझाने लगी। वापस आई तो माँ राघव की सारी जन्म कुंडली खुलवाकर बैठी थी। कहाँ नौकरी करते हो? कितनी तनख्वाह है? घर में कौन कौन है? आदि। ये सब सुनकर दिव्या को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर गुस्सा दबाकर बात को बदल दिया और बोली, लीजिए चाय पीजिए। राघव ने बिना दिव्या की ओर देखे चुपचाप चाय पी और उठ खड़ा हुआ। दिव्या के पिता ने पूछा कि आप तो शादी में आ रहे हैं ना? हमारे लिए तो इंदौर शहर अनजाना ही है। राघव बोला, देखिए, इंदौर में रहा तो ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर राघव बिना दिव्या से कुछ कहे चला गया। दिव्या कुछ कह ही नहीं पाई। अगले कुछ दिन दिव्या के लिए बहुत भाग दौड़ के रहे। सुरभि ने हर काम में साथ दिया। शादी से 2 दिन पहले सगाई की रस्म थी। दिव्या सवेरे से ही भाग दौड़ कर रही थी। फल, मिठाई, मेवे देने के लिए कपड़े सब करीने से लगा दिए। माँ पिताजी को तैयार होने को कह स्वयं कुछ लोगों के साथ बंगले की साफ सफाई और सजावट का काम देखने लगी। सुरभि ने अपनी गाड़ी भी मेहमानों की सुविधा के लिए वहीं खड़ी कर दी। तय समय पर लड़के वाले आ गए। दिव्या जल्दी से अंदर आकर माँ पिताजी के साथ स्वागत के लिए बाहर लिवाने आई तो देखा निधि ने ना जाने कब उसकी अलमारी से
राघव की दी हुई बनारसी साड़ी निकाल के पहन ली। ये देख दिव्या आग बबूला हो गई। वह आवेश में समय और स्थान भूलकर निधि पर जोर से चिल्लाने लगी कि किससे पूछकर तुमने इस साड़ी को पहनने की हिम्मत की। निधि सहम गई। जया और निधि ने पहली बार अपनी सहनशील दीदी का यह भयंकर और क्रोधित रूप देखा था। माँ भी हैरान होकर कहने लगी, दिव्या ऐसी क्या अनोखी बात हो गई? तुम लोग तो अक्सर एक दूसरे के कपड़े पहनते रहते हो। इतने में ही लड़के वाले आ गए। दिव्या बाहर चली गई। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद आगे के कार्यक्रमों की चर्चा और भोज आरंभ हुआ। निधि की होने वाली सास ने निधि के कामकाज का तरीका परखने के लिए उसके लिए खाना परोस कर लाने को कहा। वैसे तो निधि कार्यकुशल थी, परंतु उस समय कुछ घबरा उठी। खाना परोसते समय हड़बड़ाहट में ही सब्जी का कटोरा उसके हाथ से छूट गया। कुछ सब्जी साड़ी पर गिरी तो कुछ जमीन पर बिखर गई। निधि घबरा कर रो पड़ी। जया उसे अंदर ले गई। थोड़ी देर तो वहां पर सन्नाटा बना रहा। फिर दिव्या की माँ ने ही बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हमारी निधि वैसे तो बहुत ही सुघड़ है, पर पता नहीं क्यों घबरा गई। लड़के की माँ ने बीच में ही बात काट कर कहा, लड़कियों में केवल सुंदरता ही नहीं, स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। सुघड़ता तो हम देख ही रहे हैं। कहकर हंस पड़ी। बात बिगड़ते देख लड़के के पिता ने बात पलटते हुए कहा, आलोकनाथ जी, बारात में जो लोग अपनी कारों में आएंगे उनकी कारों की पार्किंग का स्थान ज़रूर करवा दीजिए। मेहमानों के चले जाने के बाद माँ और दिव्या का जमकर झगड़ा हुआ। माँ बोली, दिव्या तुमने साड़ी को लेकर ऐसा बवाल मचाया कि निधि बुरी तरह से घबरा गई। ना जाने उस साड़ी में क्या खासियत थी कि तुम ऐसे पागलपन करने लगी। दिव्या ने भी खूब सुनाई। बोली, तुम सबने कौन से मेरे सपने पूरे किए। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची, लेकिन वह भी बर्दाश्त नहीं होता। आलोकनाथ जी दिव्या को बड़ी मुश्किल से शांत कराते हुए शादी के बारे में विचार विमर्श शुरू कर देते हैं। दिव्या के कुछ सहकर्मियों की मदद से निधि का विवाह ठीक तरह से संपन्न हो गया। विवाह की दौड़ धूप के कारण आलोकनाथ जी को बहुत थकावट हो गई थी। दिव्या को उन्हें छोड़ने जाना पड़ा। बहुत समय से सतना जाने की ना फुर्सत मिली, ना कोई कारण ही बना। सतना जब अपने घर पहुंची तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसका घर वही पुराना, बहुत सालों से रंगाई पुताई भी नहीं हुई थी। दिव्या की नज़र साथ वाले देवांश के घर पर पड़ी, एकदम चमकता दमकता। जया ने बताया, दीदी पता है देवांश भैया को बेटा हुआ है। दिव्या शांत होकर सोचती रही कि किस्मत में तो खुशियां आने का रास्ता ही भूल गई है। दिव्या बहुत दिनों के बाद सतना आई थी, इसलिए बहुत आसपास के पड़ोसी उससे मिलने आ गए। देवांश की बहन भी मिलने आई। वो बोली, दिव्या दीदी आप अच्छे मौके पर आई हो। भैया के बेटे का नामकरण भी है, आपको जरूर आना है। दिव्या सोच में पड़ गई कि क्या करे। इतनी नज़दीकी और अच्छे पड़ोसी हैं, फिर देवांश भी कभी उसके दिल के कितने पास था। जाना तो बनता है। वह सुनार की दुकान से बच्चे के लिए छोटी चांदी की एक कटोरी, चम्मच और झुनझुना पैक करा कर ले आई। माँ को जब पता चला तो बड़बड़ाने लगी। बोली, दिव्या मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत ही फजूल खर्ची बहुत करने लगी हो। दिव्या को क्रोध तो बहुत आया, पर वह घर का माहौल खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप्पी साध गई। अगले दिन वह जया को लेकर देवांश के बच्चे के नामकरण संस्कार में चली गई। दिव्या से सुमित्रा जी बड़े प्यार से मिली और उन्हें पोते और बहू से मिलवाने ले गई। देवांश की पत्नी बहुत सुंदर और सौम्य थी। दिव्या ने बच्चे को उपहार और आशीर्वाद दिया। देवांश भी दिव्या से मिलने कमरे में आ गया। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए औपचारिक बातचीत करते रहे। घर आकर दिव्या अनमनी सी हो गई। पिताजी की तबीयत भी संभल चुकी थी। छुट्टी खत्म होने का बहाना बना वह इंदौर लौट आई। कॉलेज से आकर अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लग गई। उसी समय सुरभि आ गई। बोली,
बहुत दिनों से बाहर नहीं गए, चलो घूमने चलते हैं, डिनर ही बाहर ही करेंगे। दिव्या सुरभि की बात को टाल ना सकी। जब दोनों वापस आई तो मालती ने बताया कि मैडम राघव आए थे। ये सुनकर दिव्या उदास हो गई। सुरभि बोली, दिव्या मैं तो चलूं, अब मेरी खैर नहीं, कह मुस्कुराते हुए चली गई। दिव्या ने मालती से पूछा कि राघव ने कुछ कहा था। मालती के इनकार से दिव्या के दिल में जलते हुए चिराग की लौ दब से बुझ गई। कुछ दिन बाद ही कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हो गई। हॉस्टल भी लगभग खाली हो गया। केवल 3-4 लड़कियां हॉस्टल में बाकी थीं जो किसी कारणवश नहीं जा रही थीं। इसी कारण दिव्या को भी उनके साथ रुकना पड़ा था। अचानक एक शाम दिव्या बाहर लॉन में टहल रही थी। कुछ लड़कियां ही ग्रुप बनाकर बातें कर रही थीं। राघव की कार कॉलेज के गेट पर रुकी। गेट पर खड़े चौकीदार से कुछ पूछा और गाड़ी को लेकर अंदर आ ही गया। दिव्या का दिल जोरों से धड़क उठा। वह अंदर जाने को मुड़ी तो उसकी नज़र ग्रुप में बैठी लड़कियों पर पड़ी। उन सबकी आंखों में व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी। दिव्या का दिल बहुत ही आहत हुआ। अंदर जाकर अपनी ड्रेस ठीक करने लगी। मालती कुछ सामान लेने मार्केट गई हुई थी। राघव के आते ही दिव्या भावुक हो उठी और एकाएक राघव के सीने से लगकर रोने लगी और बोली, राघव तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। राघव हैरान सा होकर दिव्या को सहलाने लगा। दिव्या ना जाने क्या क्या बड़बड़ाती हुई रोती रही। थोड़ी देर में दिव्या सामान्य हुई तो बहुत ही शर्मिंदा हो गई। लेकिन राघव दिव्या उसके दिल में छिपे अपने प्रति प्रेम के सागर को लहराते देख चुका था। इस घटना के बाद राघव और दिव्या के बीच संकोच की दीवार ढह गई। अब दिव्या खुलकर राघव से दिल की बातें किया करती, अपने दुख सुख बांटती। राघव भी अपने माँ और पापा की और अपने ऑफिस की बातें बताया करता। छुट्टियों के बाद एक बार जब कॉलेज खुला तो दिव्या फिर व्यस्त हो गई। दिव्या जल्दी से कॉलेज का काम खत्म करने की कोशिश करती। उसे बड़ी बेचैनी से रविवार का इंतजार रहता। अब कॉलेज में खुले आम दिव्या और राघव की नज़दीकियों के ही चर्चे थे। दरअसल दिव्या एक युवा लड़कियों के कॉलेज की वार्डन थी, इसलिए सबकी नज़रें उसके चरित्र, मेल जोल वालों, उसके क्रियाकलापों पर रहती थी। वह सबकी पैनी नज़रों की गिरफ्त में रहती थी। दूसरी ओर कॉलेज की अधिकतर सीनियर लेक्चरर वार्डन की कुर्सी लेने की उम्मीद में बैठे थे, परंतु जब अचानक एक जवान नई लेक्चरर को उसकी काबिलियत के बल पर यह पद मिल गया तो वह सब बौखला गई थी। अब राघव से दोस्ती के कारण वह छात्राओं और लेक्चरर सबके निशाने पर पूरी तरह से आ चुकी थी। कॉलेज से अब आए दिन जाने अनजाने ऐसी खबरें मिलती रहती जो सीधे सीधे दिव्या के चरित्र पर वार करती थी। कभी कभी उसे इतना दुख होता कि जिन छात्राओं की समस्याओं को बड़ी बहन बनकर सुलझाया, आज वही लुक छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखती हैं। एक दिन रविवार का दिन था। राघव भी आया हुआ था। दिव्या नीचे कालीन पर बैठी थी। राघव सोफे पर उसके पास ही बैठा था। दिव्या ने भावुक होकर अपने सिर को राघव के घुटनों पर रख दिया। अचानक राघव की नज़र कमरे की खिड़की पर गई तो एक चेहरा अंदर झांकते हुए दिखाई दिया। बाहर कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ें भी आई। दिव्या स्तब्ध रह गई। इन लड़कियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। राघव भी खुद को अपमानित सा अनुभव कर रहा था। वह बिना कुछ कहे उठकर चला गया और अगले दिन पूरे कॉलेज में इसी घटना के ही चर्चे थे। दिव्या का मन कॉलेज जाने से कतरा रहा था। कल वाली घटना ने उसे हिलाकर रख दिया था। फिर उसने सोचा, ना जाने से व्यर्थ ही शक के घेरे में आ जाऊंगी, इसीलिए बेमन से तैयार होकर कॉलेज चली गई। स्टाफ रूम में ना जाकर सीधा क्लास में चली गई। आज उसकी ना तो लेक्चर देने में ही रुचि थी और ना ही छात्राओं के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करने की इच्छा थी। अपने लेक्चर्स पूरे कर हॉस्टल के ऑफिस में पड़ा काम पूरा करने लगी। अचानक उसे प्रिंसिपल मैडम ने बुलावा भेजा। दिव्या का मन खट्टा हो गया। क्या मुंह लेकर उनके सामने जाओ, जिन्होंने कभी मेरी काबिलियत के बल पर
यहाँ पर मुझे भेजा था, वो आज ना जाने किन शब्दों में मुझे लांछित करेंगी। दिव्या के पैर मानो जड़ से हो गए। जैसे जैसे दिव्या ने खुद को ठेल कर प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में प्रवेश किया, वह उन्हें अभिवादन करके खड़ी हो गई, उन्हें बैठने का इशारा किया और गंभीर स्वर में बोली, दिव्या, मैं आज तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि अन्यथा नहीं लोगी। तुम्हारे घर जो राघव नाम के युवक आते हैं, क्या वह तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, जैसे भाई भतीजे आदि? दिव्या ने इनकार से सिर हिला दिया। तब वह बोली, तो क्या वो तुम्हारे मंगेतर हैं? तुम्हारा विवाह उनके साथ होने वाला है? अब दिव्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी, बोली, मैडम, वह ना मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही मंगेतर हैं, बस मेरे एक दोस्त हैं। इसी नाते से मेरे घर आते जाते हैं। प्रिंसिपल मैडम बोली, देखो दिव्या, मैं तो खुद खुले विचारों की महिला हूँ। पुरुषों और महिलाओं के स्वस्थ और समाज के हित के लिए बने रिश्तों की हिमायती हूँ, परंतु यहाँ बात जवान लड़कियों के कॉलेज की है। वो यहाँ केवल उच्च शिक्षा के लिए ही नहीं आती, बल्कि उच्च संस्कारों की सीख लेने भी आती हैं, जिससे भविष्य में वो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक बने। इसके लिए हम सब लेक्चरार का ये कर्तव्य बनता है कि अपने चरित्र को उनके सामने एक आदर्श की तरह रखें। हमें अपने क्रियाकलापों और गतिविधियों को ऐसा बनाना पड़ेगा जो श्रेष्ठतम हो। इसके लिए हमें कभी कभी अपने पर्सनल इच्छाओं की भी बलि चढ़ानी पड़ सकती है। यही जीवन है। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी और उधर सतना के कॉलेज से विशेष तौर से तुम्हारा नाम भी भेजा गया था, परंतु अब तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें और शिकायतें मुझे सुनने को मिल रही है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। दिव्या, तुम स्वयं मुझे सोच समझकर बताओ कि मैं क्या निर्णय लूं। मैं तुम्हारे बारे में यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। दिव्या कुछ समय सर झुकाकर वहीं बैठी रही, फिर उठकर बोली, मैडम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको मेरे बारे में भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं मिलेगी। वह उठ खड़ी हुई। अपने बंगले में आकर दिव्या फूट फूट कर रो पड़ी। मालती भी हैरान रह गई। दिव्या के साथ रहते रहते उसे भी दिव्या से ममता सी हो गई थी। अनपढ़ जरूर थी, पर मन के भाव को अच्छी तरह से पहचानती थी। दिव्या से पहले उसकी छोटी बहन की शादी कर देना, दिव्या का विवाह का इंतजाम कराना, इससे वह अनजान नहीं थी। राघव और दिव्या का परस्पर लगाव भी उससे छिपा नहीं था। वह भी दिव्या को खुश देखना चाहती थी, परंतु दिव्या को सांत्वना देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। बस दिव्या के कदमों में सिर झुकाकर बैठी रही। सुरभि को भी जब दिव्या ने ये सारी बातें बताई, तो वह भी क्रोध में आग बबूला हो गई। वह बोली, वाह, ये खूब रही। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन होने का मतलब उससे प्रेम करने का मौलिक अधिकार ही छीन लिया जाए, उसकी निजी खुशी छीन ली जाए। मैं ये नहीं मानती। ये तो सरासर किसी पर अत्याचार है। दिव्या जानती थी कि सुरभि उसकी एकमात्र हितैषी है। इससे पहले भी स्टाफ रूम में जब दिव्या पर सीनियर ने जूनियर होकर वार्डन का पद पा लेने के आरोप लगाए थे, तब भी वह स्वेच्छा से कटघरे में खड़ी दिव्या की पैरवी करने के लिए वकील बनकर खड़ी हो गई थी। वह दिव्या के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती थी। दिव्या को डर था कि कहीं सुरभि गुस्से में आज भी प्रिंसिपल के कमरे में ना चली जाए, इसलिए उसने ठंडे स्वर में सुरभि को शांत किया। दिव्या बोली, सुरभि, सच कहूँ तो प्रिंसिपल मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ही गलत हूँ, मुझे कुछ सोचना चाहिए था। अभी दोनों सहेलियों की बातचीत चल ही रही थी कि सतना से दिव्या के पिताजी का फ़ोन आ गया। दिव्या की कुशलता जानकर दबे स्वर में बोले, दिव्या, तेरी पुष्पा बुआ का फ़ोन आया था कि दिव्या, राघव नाम का लड़का जो उनकी पड़ोसियों का बेटा है, उसे शादी नहीं करने दे रही है। ये क्या मामला है? वो ऐसे क्यों कह रही हैं? दिव्या ये सुन शर्म से ज़मीन पर गड़ गई और बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जान पहचान वाले हैं, कभी कभी आते रहते हैं। ये सुनकर वे बोले,
ठीक है। फिर वो कुछ झिझक कर बोले, बेटी फिर तो तू राघव से पूछ, अगर वह जया से शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। हमारे सिर का बोझ भी कम हो जाएगा और उन लोगों के मन का शक भी निकल जाएगा। ये सुनकर दिव्या हैरान रह गई। उससे बात करते नहीं बन रहा था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फोन बिना कुछ कहे रख दिया। सुरभि वहीं बैठी सब सुन रही थी। उसे बहुत ही गुस्सा आ गया और बोली, दिव्या ये तुम्हारे परिवार के लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या तुम्हारे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? ये सुनकर दिव्या बोली, क्या कहूँ सुरभि, शायद वो भी विवश है, पर ऐसे विवश भी नहीं कि मेरी खुशी पर ही डाका डाल दे। राघव मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आया था, परंतु लगता है वह खुशी भी मुझसे छिनने वाली है। अब मैं राघव के बिना कैसे जी पाऊंगी? अचानक दिव्या को याद आया कि प्रिंसिपल मैडम को जो विश्वास दिलाकर आई हूँ, उसके चलते राघव को कॉलेज आने से रोकना होगा। उसने फ़ोन करके राघव को एक कॉफ़ी हाउस में बुलाया। जब उसने राघव को सारी बातें कह दी तो राघव बोला, दिव्या सुनो, मैं अपने मम्मी पापा को तो मना ही लूँगा। रही कॉलेज आने की बात, तो भविष्य में मैं तुम्हें मिलने कॉलेज ही नहीं आऊँगा। हम बाहर ही कहीं मिल लेंगे। तुम्हारी प्रिंसिपल मैडम और सारे स्टाफ को भी कुछ कहने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। राघव की बातें सुनकर दिव्या कुछ सोच में पड़ गई। उसने राघव से कहा कि ये सब बातें तो हमारी आपसी मिलने जुलने को छिपाने के प्रयास मात्र हैं। ये तो सतही बातें हैं। उन्हें तो हम दोनों के दिलों में धड़कने वाले आपसी प्यार से, लगाव से ऐतराज है। वह तो मुझे तुमसे और तुम्हारे प्यार से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। तुम गहराई से समझो, मुझे लड़कियों के कॉलेज में लेक्चरर और वार्डन के पद पर होने का ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। उधर घर वाले चाहते हैं कि सारी उम्र उनकी आज्ञाकारी बेटी बनकर जीवन गुजार दूं, जैसे मैं हाड़ मास की न बनी हूँ, बस एक बेजान खिलौना हूँ, जब चाहे चाबी घुमाकर अपने अनुसार चला लें। मैं ये जानती हूँ कि माता पिता का साथ देना बड़ी बेटी होने के कारण मेरा फर्ज था, परंतु मेरे अपने जीवन का क्या? मेरे जीवन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। ये कहते हुए दिव्या की आंखें छलक आई। ये सुनकर राघव रोश में आकर बोला, दिव्या क्या तुमने सोचा है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता कच्ची डोरी से बंधा है जो ऐसे झटकों से टूट जाएगा? तुम्हारा और मेरा साथ जीवन भर का है। अब ये जो तुम्हारी सारी परेशानियां हैं वो मेरी भी हैं। दिव्या और राघव की ये बातचीत लंबी होती चली गई। आखिर में दिव्या ने कहा कि राघव, हो सकता है कि मेरी तकदीर में शादी ब्याह की रेखा ही ना हो। मुझे भूल जाओ। व्यर्थ ही तकदीर से तकरार मत करो और अपने परिवार की खुशियों के लिए शादी कर लो। ये सुनकर राघव खड़ा हो गया और बोला, दिव्या ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है वही करो और जो मुझे सही लगेगा वो मैं कर लूँगा। उस दिन के बाद राघव ने कभी दिव्या से कोई संपर्क नहीं किया। यद्यपि उसके मन में राघव के प्यार की चिंगारियां हर समय धड़कती रहती, पर दिल का दर्द दिल में छिपाए अपने काम में लगी रहती, चेहरे पर एक शिकन न आने देती। कुछ समय बाद कॉलेज में स्टाफ में दिव्या के चर्चे होने बंद हो गए। प्रिंसिपल मैडम की शिकायतें भी दूर हो गई थी। छात्राएं भी बड़े मनोयोग से दिव्या के लेक्चर को सुनती थी। माँ और पिताजी के मन में एक गहरी संतुष्टि थी। कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर सभी किसी न किसी जिम्मेदारी को वहन कर रहे थे। दिव्या के पास हॉस्टल का अतिरिक्त कार्यभार भी था। उसने अपने दिल के दर्द को व्यस्तता के गहरे समुद्र में डुबा दिया। उसने दिन रात एक करके हॉस्टल की लड़कियों का एक शानदार कार्यक्रम तैयार करवाया। हॉस्टल की सारी रिपोर्ट भी उसी को पढ़नी थी। अचानक फ़ोन की घंटी घनघना उठी। दिव्या ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर बुआ गुस्से में बौखलाई हुई बोली, दिव्या, राघव और तुम्हारी क्या बात हुई मुझे नहीं पता। अब उसने घर बार छोड़कर विदेश जाने का फैसला ले लिया है। उसके मम्मी पापा बहुत ही परेशान हैं। उन्होंने मुझसे तो स्पष्ट कह दिया कि मेरे ही कारण उन्हें अपने इकलौते बेटे से बिछड़ना पड़ रहा है।
क्योंकि मैंने ही राघव को पहल तुम्हारे पास साड़ियाँ पहुँचाने भेजा था। अब तो केवल तुम ही उसे कल एयरपोर्ट जाकर राघव को वापस लौटाने के लिए मना सकती हो। कल वह शाम की फ्लाइट से हमेशा के लिए विदेश जा रहा है। दिव्या दुविधा में पड़ गई, क्या करे क्या ना करे। 2 दिन पहले ही छोटी बहन जया ने फ़ोन किया था कि इंदौर आकर डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। उसने जया को आश्वस्त भी कर दिया था। दिव्या ने अभी कुछ समय पहले ही तो अपने अरमानों की चिता जलाकर कॉलेज में सबको संतुष्ट किया था। आज वह फिर उसी दोहराए पर आकर खड़ी हो गई। अब फिर एक नई परीक्षा। उसने इस बारे में सुरभि से सलाह मांगी। सुरभि बोली, दिव्या, ईश्वर की मर्जी कुछ और संकेत दे रही है। कल तू एयरपोर्ट पर जाकर राघव को मनाकर लौटा ला। मामला तो अब ठंडा हो चुका है। कुछ समय बाद तुम भी अपना घर बसा लेना। एकाएक दिव्या की दबी कुचली प्यार की भावनाओं में मानो फिर से जान पड़ गई। राघव के जिद्दी स्वभाव को याद करके उसे अपने प्रति अनोखा सा लाड़ आ गया। उसने सोच लिया कि वह राघव को विदेश जाने से रोक लेगी, उसे एयरपोर्ट से ही लौटा लाएगी। उसने सुरभि को कहकर एयरपोर्ट जाने की एक टैक्सी भी बुक करवा ली थी। दिव्या ने उस दिन वही बनारसी साड़ी पहनी जो राघव बनारस से उसके लिए लाया था। अगले दिन कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। दिव्या भी कार्यक्रम को सफल बनाने में जी तोड़ मेहनत कर रही थी। यही नहीं, वह अन्य लेक्चरार के कामों में भी हाथ बटा रही थी। जो कभी उसके चरित्र पर कीचड़ उछालती थी, आज वही दिव्या की प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। कार्यक्रम शानदार रहा। मुख्य अतिथि कॉलेज के सभी कार्यक्रमों को सराहा। विशेष तौर पर दिव्या द्वारा करवाए गए प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ की। अतिथियों के साथ सबका जलपान का प्रोग्राम हुआ। प्रिंसिपल मैडम ने मुख्य अतिथियों को दिव्या का परिचय करवाते हुए कहा कि यह मेरे कॉलेज की होनहार युवा लेक्चरार हैं और हॉस्टल की वार्डन भी हैं। वयोवृद्ध मुख्य अतिथि ने जब दिव्या की पीठ थपथपा के आशीर्वाद देकर आगे बढ़े तो दिव्या के पैरों में मानो बेड़ियां पहना गए हों। उसी समय सुरभि ने कान में आकर कहा, दिव्या जल्दी करो, एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी कब से आई हुई है। दिव्या दौड़ती हुई अपने बंगले में आई। पीछे पीछे सुरभि भी आ गई। सुरभि ने देखा दिव्या दोनों हाथों से अपना सिर दबाए जमीन पर बैठी है। सुरभि ने कहा, दिव्या उठो, देर हो रही है। दिव्या मानो नींद से जागी हो। बोली, सुरभि, टैक्सी वापस कर दो, मैं एयरपोर्ट नहीं जा रही हूँ। मेरे आसपास जिम्मेदारियों का चक्रव्यूह रच दिया गया है जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये कहकर वह चुप हो गई और मुंह छिपाए सुबकने लगी। सुरभि सहानुभूतिपूर्वक उसे देखती रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।